हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक्स चैप्टर 7। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है, सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं 1 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम 6 to 10 क्वेश्चंस इसमें पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इसमें फिनिश हो जाएंगे। फिर रेस्ट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। आज का इसमें जो क्वेश्चन है आपका बनता है फर्स्ट, वाई इज़ देयर ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स इतना ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है, एक्सट्रीमली सपोर्ट मिल रहा है डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्यों? वाई पूछा है आपसे। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में बी स्लो, लेस इफ़ेक्टिव, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। हम मानते हैं डेमोक्रेसी बहुत, उसमें डिसीज़न क्वालिटी मेकिंग में देखते हैं हम स्लो प्रोसेस में डिसीज़न लिया जाता है, इतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं है, करप्शन भी है और हमेशा रिस्पॉन्सिव भी नहीं होती है, यानी नीड्स पूरा नहीं करती है जो जनता चाहती है, और ना ही वो इतनी क्लीन है यानी करप्शन फ्री हो। बट अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, लेकिन हमने चुना है उसे, पीपल चुनते हैं, उनकी पसंद है। एटलीस्ट जब आपसे कोई पसंद की कोई चीज़ पूछी जाती है कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, तो वहाँ पे जो आपकी जो चॉइस होती है वो आपको एक अलग ही फीलिंग देती है। बट अगर कोई ज़बरदस्ती आपको कोई पसंद करने के लिए बोलता है और अपनी पसंद कोई आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए आज हम कह सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमली सपोर्ट मिलता है डेमोक्रेसी को पूरी वर्ल्ड में मिलता है, क्योंकि हमारी ये खुद की जनता की चुनी हुई सरकार होती है। इज़ इट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों की सरकार है और लोगों के लिए है, क्योंकि जो लोगों ने चुनी है गवर्नमेंट लोगों द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए ही वो काम करेगी। एग्ज़ाम्पल में एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया का जो एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे हमें ये शो होता है द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज़ विद डेमोक्रेटिक regimes as well as countries without democratic regimes। यानी जो डेमोक्रेटिक का रूल है, जो वहाँ पे शासन चलता है, उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है साउथ एशिया में। एविडेंस साउथ एशिया की जो जितनी भी कंट्री हैं, लाइक इंडिया की ही बात करें, तो वहाँ पे इसे फुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट डेमोक्रेसी को ही मिलता है। अगर जनता से पूछा जाए कि आप डेमोक्रेसी पसंद करते हैं नॉन डेमोक्रेसी, तो जो उनका, इसे हम रिजिम भी और रिजाइम भी दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्टूडेंट, तो आप किसी भी वे में बोल सकते हैं, बट इसका मीन क्या होता है? शासन, यानी आप किस तरीके से रूल कर रहे हैं। तो साउथ एशिया, जिसमें कि साउथ एशिया में पूरे एशिया के अंदर साउथ में हमारी कंट्री भी है, तो उसमें भी इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो कितने उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी हमें एक अकाउंटेबल यानी जवाबदेही, क्योंकि जनता को जवाब देने के लिए जिम्मेदार है, जनता ने उसको चुना है, तो डेमोक्रेसी हमें एक ऐसी गवर्नमेंट कैसे देती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि क्या है, वो अकाउंटेबल है जनता के लिए, एंड रिस्पॉन्सिव है उसकी नीड्स के लिए कि वह जनता की नीड्स को कंप्लीट करेगी, एंड लेजिटिमेट यानी एक लीगल प्रोसेस से बनी हुई सरकार होती है। ऐसा नहीं है कि एक राजा होता है, फिर उसका एक बेटा उस पर बैठ जाता है, चाहे उस लायक हो या ना हो, तो एक लेजिटिमेट है, यानी पूरे लीगल प्रोसेस से वो गवर्नमेंट बनी है। तो डेमोक्रेसी एक प्रोड्यूस करता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बट कैसे, हाउ, आप कैसे कह सकते हैं? अकाउंटेबल तो ऐसे है क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा आउटकम है वो हमें इसी बात से पता चल जाता है
कि डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट अकाउंटेबल टू द सिटीज़न। यानी अगर आप डेमोक्रेसी का आउटकम यानी परिणाम ढूंढने निकले हैं तो वो हमें सबसे पहले इसी बात से पता चल जाता है कि वहाँ की सरकार सिटीजन्स के लिए कितना अकाउंटेबल है, कितना उनको जवाबदेही के लिए तैयार है। क्योंकि जनता ने चुना है तो जवाब भी वो जनता को ही देगी कि हमने ये काम करा है 5 ईयर्स में और क्यों नहीं किया है जो काम रह गए हैं। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सेप्टेशंस ऑफ द सिटीज़न, यानी जो नीड्स जनता ने जिस चीज़ के लिए बैठाया है, चाहे उनको रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए या एजुकेशन चाहिए या हेल्थ चाहिए, व्हाटएवर, तो वो कम से कम ये एक्सेप्ट तो करते हैं। जनता एक्सेप्ट करती है किससे? जो गवर्नमेंट उन्होंने अपनी पसंद से बनाई है। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड दैट इफेक्ट देम ऑल। जब भी होता है, अगर पॉसिबल है, ज़रूरत पड़ती है, तो सिटीज़न को चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीज़न मेकिंग में। और जो कि डिसीज़न मेकिंग में इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि जो पॉलिसी बन रही है उन्हीं पे इफ़ेक्ट डालने वाली है। तो वहाँ पे डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेशन जो लोगों का होता है तो वो भी कहाँ पे पॉसिबल है? डेमोक्रेसी के आउटकम, एक बेसिक आउटकम हमें शो करता है। क्योंकि आप डिक्टेटरशिप में देखें तो वहाँ डिसीज़न मेकिंग तो छोड़ो, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं जनता से कि क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ जो एक डिक्टेटर जो रूल कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है जनता से कि क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है। पीपल विल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। और अगर एक डेमोक्रेसी के आउटकम की बात करें तो पीपल को ये अधिकार है कि वो अपने रूलर्स को चुने और पीपल कंट्रोल कर सके अपने रूलर्स को। लेकिन डिक्टेटरशिप में आपने कभी देखा है कि आप रूलर को कंट्रोल करोगे? रूलर उल्टा जनता को कंट्रोल करके रखती है। तो ये हमें एक बताती है अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट देती है। रिस्पॉन्सिव, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अटेंटिव टू द नीड ऑफ द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी है तभी तो आप बात कर रहे हो अपने नीड्स की कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, अगर डिक्टेटरशिप है तो क्या आप वहाँ अपनी नीड्स ओपनली, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं है और डिक्टेटरशिप है तो क्या आप उससे अपनी नीड के लिए डिमांड कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। एंड फ्री ऑफ करप्शन but in practice democracy frustrate the needs of people and ignore the demands of a majority population। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को नीड्स ऑफ पीपल के लिए अटेंटिव होना चाहिए, फ्री ऑफ करप्शन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, अपोजिट है। ना तो डेमोक्रेसी नीड पूरा कर पाती है और ना ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन की डिमांड जो है उसको इग्नोर कर देती है, और ना ही करप्शन हम कहें कि बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी में हमें आउटकम में क्या पता चलता है कि हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, बट मोस्टली वे में देखें तो नहीं हो पाती है। ये आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमें पता चलता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ ये एक्सेप्ट तो करते ही हैं। एंड लेजिटिमेट में अगर हम देखें स्टूडेंट, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं बेटर है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्योंकि वो लेजिटिमेट है, एक लीगल प्रोसेस से बनी है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो लायक नहीं है वो भी रूल कर रहा है और जो जनता उसे पसंद ना करे फिर भी वो कंटिन्यू वहीं पे बैठा हुआ है उस सीट पे और अपना डिक्टेटरशिप चला रहा है। पीपल विश टू बी रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट बाय देम। यहाँ पे बोला है पीपल आशा करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा चुना गया है वो ही रूल करे, ऐसा ना हो जिनको पसंद नहीं करते वो जाके बैठ जाए। दे ऑल्सो बिलीव द डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर देयर कंट्री। और वे विश्वास करते हैं कि डेमोक्रेसी ही कंट्री के लिए बेस्ट है क्योंकि वो उनकी खुद की क्या है, अपनी खुद की सरकार है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट आपको देगी, यानी वो जनता के लिए जवाबदेही है।
रिस्पॉन्सिव है यानी उत्तरदायी है जनता की नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो पूरी 100% ना हो या वो कर ना रही हो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्ट किया ही जाता है। लेजिटिमेट होती है कि एक लीगल होती है, लीगल गवर्नमेंट है, जनता उसको पसंद करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो ही रूल करता है, और जो जनता की अपनी खुद की गवर्नमेंट है। तो ये बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। और किस तरीके से डेमोक्रेसी ये तीनों प्रोड्यूस करती है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, और आपको ये क्लियर भी होना चाहिए। ऑन व्हाट फैक्टर डज द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। अगर हम देखें कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। कंट्री पॉपुलेशन साइज यानी कितनी वहाँ की जनसंख्या है, इस पे डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा। पॉपुलेशन मेजर फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ग्लोबल सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो भाई इकोनॉमिक ग्रो हो हमारी कंट्री में, बट अगर हम देख लें वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जैसे लाइक अभी कोविड सिचुएशन है, बिल्कुल मार्केट फेल डाउन है, इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आप ये अकेले चिल्लाओ अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रो करो, इकोनॉमिक ग्रो करो और होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल सा लगता है। तो ये भी देखना है कि आसपास क्या हो रहा है आपके, वो भी ग्लोबल सिचुएशन बताएगी आपको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री पे होना चाहिए और कितना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रो के लिए, सिर्फ एक हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करती है, उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं। आपकी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ का कितना सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि आप एक फैमिली में रहते हैं, एक सिंगल फैमिली को उतना ताकत उसके नेबर कंट्री देते हैं जो आसपास होते हैं। आपका नेबर जितना अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, आप उतना ही वहाँ पे लाइफ को ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक कंट्री है कि उसको आसपास जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वो कितना सपोर्ट कर रही हैं, वो भी एक मैटर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ हम कर रहे हैं मैक्सिमम, हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हैं उनके साथ, बैरियर कितना लग रहा है, टैक्स बैरियर है या लिबरलाइजेशन है, लाइक दिस। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एडप्ट बाय द कंट्री ने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के लिए कौन सी पॉलिसीज़ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने फर्स्ट प्रियोर किसको माना है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी हैं। एजुकेशन को वो फर्स्ट लेना चाहते हैं डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक में हेल्थ को लेना चाहते हैं, किस चीज़ को वो अपना फर्स्ट अडॉप्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हालांकि हम देखें तो डिफरेंस रेट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ में और डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इन नेग्लिजिबल। मतलब जो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है, डेवलपमेंट और लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ में और डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज़ कंट्रीज़ में। तो अगर डेवलपमेंट और लेस डेवलपमेंट में देखें तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे, क्योंकि पुअर जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो बहुत पुअर हैं और जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ में आपके बुक में भी डाटा दे रखा है, तो 3.48 या 3.42 समथिंग, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही सेम है। और अगर हम डेवलपमेंट और लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ में देखें, यानी जो रिच कंट्रीज़ हैं उनमें हम देखें तो वहाँ पे भी हमें जो देखने को मिलता है, अगर अकॉर्डिंगली डाटा देखें तो जो इकोनॉमिक ग्रो देखने को मिलती है वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स्ट होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, कोशिश करते हैं कि फैक्ट होने चाहिए जिसके बेस पे हम बोल सकें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग आप उसको मतलब कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। बट डिक्टेटरशिप और जो डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं, अगर हम पुअर की बात करें जो मतलब थोड़ी सी कम डेवलप हैं, तो उनमें तो कम आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वहीं पे अगर आप रिच और डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है।
इस लाइन में ये कंक्लूज़न निकलता है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी लीड टू द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इज इकोनॉमिक ग्रो इन डेमोक्रेसी accompanied बाय इंक्रीज इनइक्वलिटीज़ अमंग द पीपल। डेमोक्रेसी इसमें पूछा है, क्या डेमोक्रेसी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है? डेमोक्रेसी में सिर्फ आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है? या फिर हम कह सकते हैं, इज़ इकोनॉमिक ग्रो इन डेमोक्रेसी accompanied बाय इंक्रीज इनइक्वलिटीज़ एंड अमंग द पीपल। क्या इकोनॉमिक ग्रो जैसा जैसा डेमोक्रेसी में होता है उतनी ही ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ लोगों में बढ़ती जाती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इम्पॉर्टेंट एक आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाँ, डेमोक्रेसी बेस ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है, क्योंकि इक्वल वोट टू राइट है, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी में इक्वलिटी नज़र आती है। बट वहीं पैरेलल में देखें तो क्या पॉलिटिकल एरेना इक्वल करता है इकोनॉमिक को, ग्रो को? नहीं, वहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। यानी पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अगर पॉलिटिक एरेना में हमें मतलब अगर पैरेलल टू देखें, इक्वल फुटिंग अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो इकोनॉमिक में आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, बट आपको पॉलिटिक एरेना में आपको इक्वलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि वोट टू राइट होता है। लेकिन कैसे आपको इकोनॉमिक में इनइक्वलिटीज़ मिलती है? जो अल्ट्रा रिच हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, कंट्री का जो मेजर रिसोर्सेज पार्ट है उन्हीं के पास है। जो वो ज़्यादा रिच पीपल हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं, कंफर्ट लग्जरी है उनके पास। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीज। Those at the bottom of society have very little to depend upon। यहाँ पे बोला है कि जो टोटल इनकम है कंट्री की, उनका शेयर इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्योंकि रिच पीपल होते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो इनकम जनरेट करने में वही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि सोसाइटी का जो बॉटम है, यानी जो पुअर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लिटिल टू डिपेंड अपॉन, उसमें इनकम, टोटल इनकम का शेयर देखें तो बहुत कम वो शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही डिपेंड हैं इनकम के लिए रिच पीपल पर। इनकम हैव बीन डिक्लाइन, इनकम पुअर की पहले से बहुत कम हुई है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब। आज ये सिचुएशन है कि डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज अ फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। पुअर जो वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड रह गया है, उनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें ये सब चीज़ें तो छोड़ो, 2 वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतनी गरीबी है हमारी कंट्री में कि हम उसका इंडिया के अंदर मतलब एक इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग द सिटीज़न। क्या डेमोक्रेसी एक शांति भरी और एक कोऑर्डिनेट लाइफ देती है सिटीज़न के बीच में? डेमोक्रेसी अगर हम देखें, यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कंडक्ट करता है आपस में कंपटीशन, और पॉसिबिलिटी जो बिटवीन ऑफ 2 ग्रुप होती है उसमें टेंशन को रिजॉल्व करने में, रिड्यूस करने में एक जो वायलेंट रूप ले सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है, उससे बचाने की कोशिश करता है। जैसे कि 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं या फिर रिलीजियंस ग्रुप हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे? बाय द जूरी है, जूरिडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, वो इन मैटर को बिल्कुल इक्वली देखते हैं। रिगार्ड द लेस ऑफ, अगर हम देखें तो बेस ऑन जो कास्ट है, किसी का भी कोई रिलीजन है, वो मैटर नहीं करता, क्या रेस है, क्या जेंडर है, नहीं, आप रिच हो, पुअर हो, अगर लगता है कि 2 ग्रुप के बीच में कोई डिज़ोल्व कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी एक प्रोसीजर देता है कि भाई आप
उनके बीच में कंपटीशन तो है, ठीक है, कंडक्ट कराता है कि मुझे उससे बेटर परफॉर्मेंस करनी है, उससे बेटर करनी है, बट एक वायलेंट वाली सिचुएशन कम कर देता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारी कंट्री में, और वो क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन होता है कि हमें पावर में आना है, हमें पावर में आना है। तो इसके चलते हुए कंपटीशन होता है, बट एक हेल्दी कंपटीशन होता है। एंड नो सोसाइटी कैन फुली परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। ये भी मानते हैं कि चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, परमानेंटली प्रॉब्लम ग्रुप्स के बीच में फिनिश नहीं कर सकती है। सर्टनली लर्न रिस्पेक्ट टू देयर डिफरेंसेस, वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। बट हम ये कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट कर सकते हैं डिफरेंसेस की, यानी सब एक दूसरे की कास्ट की, कल्चर की, धर्म का रिस्पेक्ट करें जो डिफरेंट ग्रुप हैं, और एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें कि हम डिफरेंसेस को नेगोशिएट से ख़त्म कर सकते हैं बातचीत करके। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। ये डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बेस्ट आउटकम माना जाता है कि डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में सबसे बेस्ट है। एंड नॉन डेमोक्रेसी जो रिजिम है ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आइज टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। बट अगर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो उसको कोई मैटर नहीं रखना कि क्या ग्रुपों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो मेजॉरिटी सेक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, या अपनी जो वांट्स होती हैं डिक्टेटरशिप उसकी उस इंटरेस्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि डिफरेंट ग्रुप में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या कास्ट के बेस पे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी तो वो अपना उनका खुद का मैटर है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये जितने भी मैटर हैं डेमोक्रेसी में ही रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग एवरीवन हैव इक्वल हेयर। लॉ के आगे सब बराबर हैं। वो किसी की कास्ट नहीं देखेगा, जेंडर नहीं देखेगा, रेस नहीं देखेगा, एवरीवन इक्वल। एंड डेफिनेट प्लस पॉइंट डेमोक्रेसी रिजिम, जो डेमोक्रेसी शासन है के अंदर ये एक प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे लॉ सबके लिए बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेन क्वेश्चंस हैं जो फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।